नमस्कार। अब आते हैं हम बैक्टीरिया वाली यूनिट में। केवल एक टॉपिक और रह जाता है आपका, आइसोलेशन एंड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का आइसोलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं और उसका प्योर कल्चर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे। तो बैक्टीरिया को हम किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रकृति में साथ में रहते हैं और अपने चारों ओर के वातावरण में पाए जाते हैं। तो इनको हम यदि किसी भी एक माध्यम को, यदि हम जैसे हवा में यदि कोई माध्यम में हम इनको कल्चर करते हैं, मतलब हवा में यदि हम कोई एक स्लाइड यदि हम रख दिए और उसके ऊपर पानी की एक बूंद रख दी, तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब फंजाई है, बैक्टीरिया है, सभी कुछ आ जाते हैं। तो इन इनको हमको कल्चर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस मिश्रित मिक्स्ड कल्चर जो है, इससे हमको प्योर कल्चर किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो जो प्योर कल्चर, मिश्रित कल्चर से प्योर कल्चर तैयार करने की जो प्रक्रिया है, ये आइसोलेशन कहलाती है। अब आइसोलेशन की प्रक्रिया में हम डायरेक्ट कल्चर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कल्चर करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, उनका स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण करना होता है। मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना होता है। उसके बाद हम उस माध्यम, जिस माध्यम से हमको बैक्टीरिया लेना होता है, उस माध्यम का उपयोग करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम निर्जमीकरण किस तरह से करते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो हमारे वातावरण में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में भी सभी उपकरण पर भी पाए जाते हैं, जो भी उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये सारे कंटामिनेट होते हैं और इनको पूरी तरह से हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना होता है। इस तकनीकी को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको फ्री किया है विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस चीज़ पर, जो भी उपकरण हम उपयोग में लेते हैं, उनको भी स्टरलाइज करना होता है। मतलब बैक्टीरिया फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना होता है। तो उसके लिए हम कई सारी विधियों का उपयोग करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन में जो जो विधियाँ उपयोग में आती हैं, हम हीट के द्वारा, स्टरलाइजेशन बाय हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन बाय केमिकल एक्शन और स्टरलाइजेशन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे कि स्टरलाइजेशन, क्योंकि ये भी आइसोलेशन का एक ज़रूरी पार्ट है कि स्टरलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं। और अलग अलग चीज़ों के लिए हमको स्टरलाइजेशन की तकनीक बदलनी होती है। तो सबसे पहले आते हैं हम कि स्टरलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो हीट के द्वारा जो स्टरलाइजेशन किया जाता है, ये दो विधियों के द्वारा किया जाता है। एक को हम कहते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और दूसरी होती है वेट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हम जो इक्विपमेंट उपयोग में लेते हैं, जैसे कि फॉर्सेप है, कैंची है, स्कैल्पल है, इनोकुलेशन नीडल है, पेट्री डिश, ब्लास, बीकर, फ्लास्क, कल्चर ट्यूब आदि चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है। तो इनको स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओवन को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रखते हैं और 160 डिग्री टेम्परेचर पर इन सारे इक्विपमेंट को, अब इक्विपमेंट को हम डायरेक्ट ओवन में नहीं रख सकते, हम इनको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में या एक टीन के डब्बे में इनको बंद कर देते हैं, या फिर पेट्री डिश वगैरह। अब 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कागज़ में भी नहीं रख सकते, क्योंकि कागज़ जो है वो जल जाएगा। तो हम एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर या टीन के डब्बे के अंदर इनको, जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो भी हम उपयोग में ले रहे हैं चीज़ें, बीकर, फ्लास्क, पेट्री डिश, स्कैल्पल, फॉर्सेप, ये सारी चीज़ों को हम एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के और ओवन में रख देते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 8 घंटे के लिए। और प्रत्येक ओवन में रखने के पहले हम फ्लास्क और कल्चर ट्यूब जो हैं, इन फिर उसके बाद जब ये निर्जमीकृत हो जाएंगे वो पूरी तरह से, फिर हम इनको कॉटन प्लग से
बंद कर देंगे ताकि बाहर की एयर उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। और ओवन में हमको जब ज़रूरत होगी हम तभी उस ओवन में से बाहर उसको निकालते हैं। इसके बाद ये तो हो गया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब आते हैं हम कि वेट हीट स्टरलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो वेट हीट स्टरलाइजेशन जो हम लोग उपयोग में लेते हैं, एक तो बॉइलिंग टेक्निक के द्वारा, पॉस्चराइजेशन के द्वारा और ऑटोक्लेविंग के द्वारा। हम लोग जो टेक्निक उपयोग में लेते हैं ज़्यादातर बॉइलिंग के द्वारा और ऑटोक्लेविंग के द्वारा। तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जब हम उपयोग में लेते हैं तो ऑटोक्लेव के द्वारा हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं निर्जमीकरण। और कई बार हम बॉयल, जैसे फॉर्सेप है, चिमटी है, नीडल है, इनको हम बॉयल करके भी उपयोग में ले सकते हैं। तो मतलब बॉईल करके हम पेट्री डिश है, सीरिंज है, जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले ग्लास का इंजेक्शन चलता था। अब आजकल डिस्पोजेबल चलने लगे तो ग्लास का जो इंजेक्शन चलता था उसको पहले पानी में बॉईल किया जाता था अच्छे से, और उस फॉर्सेप को भी बॉईल किया जाता था जिससे कि उसको उठाया जाता है, और उस फॉर्सेप से फिर उसको पकड़ा जाता था और हाथों को भी अल्कोहल से स्टरलाइज किया जाता था, और उसके बाद उन उपकरणों को उठाया जाता था और फिर काम में लिया जाता था। तो उसी तरह से बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जा सकता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ एक निश्चित टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं वो इस टेक्निक में नष्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए पॉस्चराइजेशन की मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में जो कल्चर ट्यूब है, फ्लास्क है, इनको 1 घंटे तक हीट में गर्म किया जाता है, मतलब वेपर में गर्म किया जाता है, और या फिर सर्कुलेटिंग स्टीम के द्वारा इनको करीब 20 मिनट तक गर्म किया जाता है, या फिर इंटरमिटेंट हीट से इन गर्म किया जाता है। और इस इंटरमिटेंट हीट के कारण ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो डोरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डोरमेंसी पीरियड में चले गए स्पोर वगैरह, वो भी लगभग नष्ट हो जाते हैं। ऑटोक्लेव के द्वारा, ऑटोक्लेव के अंदर हीट के द्वारा स्टीम अंडर प्रेशर उपयोग में ली जाती है, और ऑटोक्लेव जो जिस धातु का बना होता है वो दोहरी दीवार वाला बेलनाकार उपकरण होता है। और जो जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि जैसे प्रेशर कुकर वर्क करता है घरों में, उसी तरह से ये भी वर्क करता है। और 15 पाउंड के प्रेशर पे लगभग 120-121 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके अंदर हम जो मीडिया बनाते हैं जिसमें हमको कल्चर करना है बैक्टीरिया, उस मीडिया का स्टरलाइजेशन करते हैं। पेट्री प्लेट का स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके द्वारा उपयोग में आए जाने वाले सभी जो हमारे लिक्विड मीडिया हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो उनका स्टरलाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑटोक्लेविंग के लिए इस तरह से ये ऑटोक्लेव होता है, और इस ऑटोक्लेव के अंदर ये स्टीम आउटलेट और इनलेट होता है इसके अंदर, और इस ऑटोक्लेव के अंदर बेलनाकार उपकरण है ये, और इसके अंदर हम मीडिया जो उपयोग में लेना है हमको उसको स्टरलाइज, क्योंकि मीडिया को भी उपयोग में लेने से पहले स्टरलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। अब दूसरी जो विधि है स्टरलाइजेशन, वो है फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे जिनको हमको स्टरलाइज करना है, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो टेम्परेचर के द्वारा विघटित हो जाते हैं, उनकी नेचर चेंज हो जाती है। तो उस समय हम स्टरलाइजेशन के लिए हीट टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब हम उस समय हम कुछ फिल्ट्रेशन, कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं इस टेक्निक का। तो कुछ ऐसे फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है जो विशेष प्रकार के बने हुए होते हैं और जिसके अंदर बहुत महीन छिद्र होते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, कांच के आदि के बने हुए होते हैं। इसके अंदर हम छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोक सकते हैं। स्टरलाइजेशन केमिकल एक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे कांच के उपकरण आदि को हम कुछ जीवाणुनाशी केमिकल का उपयोग करके उनसे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। प्रयोगशाला में ज़्यादातर जो कांच के उपकरण लिए जाते हैं, रबर की ट्यूब
मेज की सतह, जिस मेज पर हमको काम करना है उस मेज की सतह, इन सबको मर्क्यूरी क्लोराइड के 0.01% घोल का प्रयोग करके स्टरलाइज किया जा सकता है। क्रिसोल का 3% घोल का भी उपयोग किया जा सकता है। इनोकुलेशन टेबल को निर्जमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्टरलाइजेशन जो है वो यूवी लाइट के द्वारा भी स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। तो कुछ जैसे जब हम चीज़ों को अल्ट्रावायलेट रेज़ में कुछ समय के लिए यदि हम रख देते हैं तो वो स्टरलाइज हो जाती है। जैसे हमको कल्चर से एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है तो हम यूवी रेस से पहले उस वहाँ पर स्टरलाइजेशन करेंगे जिस जगह पर हम काम करते हैं, और वहाँ से फिर हम एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूवी रेस का उपयोग भी स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। और यूवी रेस क्या होती है? यूवी रेस जो है जिस पात्र में निर्जमित किए जाने वाले उपकरण रखे जाते हैं पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ना करें, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अब ये सारा तो हो गया कि हम स्टरलाइजेशन किस तरह से करते हैं। अब स्टरलाइजेशन के बाद बात आती है कि हम कल्चर किस तरह से तैयार करें। तो कल्चर माध्यम सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक उपयुक्त है। मतलब सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सा भी कल्चर जो है वो उपयुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक के लिए, जैसे बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो उसके लिए अलग मीडिया है, फंगस का कल्चर करना है तो उसमें अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो कल्चर के लिए हमारे पास दो तरह के मीडिया हैं, एक है नेचुरल मीडिया और दूसरा है सिंथेटिक मीडिया। अब ये नेचुरल मीडिया क्या होता है कि नेचुरल मीडिया के अंदर ये हमारे वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिनका कोई एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, जो वेरिएबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल मीडिया। और जैसे कि पेप्टोन, दूध, मीट इन्फ्यूज़न, जेलाटिन, सब्जियों के रस, ये सारे नेचुरल कल्चर माध्यम है। म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, इस तरह की पेनिसिलियम, इस तरह की फंगस को हम डबल रोटी पे भी उगा लेते। तो ये जो है नेचर से जो चीज़ें डेवलप होते उगा सकते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल मीडिया। अब सिंथेटिक माध्यम दूसरा जो है, तो सिंथेटिक माध्यम में हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। दो तरह के सिंथेटिक माध्यम उपयोग में लेते हैं, एक होता है लिक्विड मीडिया, दूसरा होता है सॉलिड मीडिया। लिक्विड माध्यम को तैयार करने के लिए हम डीआयोनाइज्ड वाटर की उचित मात्रा मिला के इसके अंदर उचित मात्रा मिलाते और इसके अंदर हम अगर ठोस पदार्थ की मात्रा को, ठोस जो जिससे हम सॉलिडिफाई करते हैं अगार, वो नहीं मिलाते हैं। और जब हमको ठोस माध्यम का उपयोग करना होता है तो हम उसके अंदर निश्चित मात्रा में जो केमिकल कंपोजिशन है वो मिलाते हैं और उसके बाद उसके अंदर अगार मिला दिया जाता है, जिससे कि वो ठोस माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। और तरल और ठोस दोनों प्रकार के माध्यम में उनका पीएच जो है वो सेट किया जाता है कि पीएच मीटर की सहायता से उनका पीएच सेट किया जाता है कि किस प्रकार के पीएच में पर्टिकुलर जो चीज़ हमको डेवलप कल्चर करना है जिसका, वो कितने माध्यम पर अच्छी तरह से ग्रो होती है। बैक्टीरिया के लिए मुख्य रूप से कल्चर जो उपयोग में लिए जाते हैं तो दो माध्यम है। एक न्यूट्रिएंट एगार मीडिया होता है जिसके अंदर बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, एगार और डीआयोनाइज्ड वाटर होता है और उसका पीएच हम लगभग 6 से 7 के बीच में रखते हैं। दूसरा जो है एस्पेराजिन मैनिटॉल एगार माध्यम, इसके अंदर जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एस्पेराजिन मैनिटॉल और एगार और डीआयोनाइज्ड वाटर। तो इससे ये सब घोल के और 1 लीटर बना के इस तरह से ये कल्चर माध्यम तैयार कर लिए जाते हैं। अब कल्चर माध्यम बनने के बाद हम किस तरह से बैक्टीरिया का कल्चर कर सकते हैं, तो संवर्धन करने के हमारे पास अलग अलग
थोड़ी मतलब पहले तो मिक्स्ड कल्चर तैयार किया जाता है। तो तरल माध्यम में जैसे हमने जो लिक्विड मीडिया बनाया है उसके अंदर मिट्टी, जल आदि इससे इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट करने से जैसे हमको जो भी कुछ कल्चर करना है तो तरल माध्यम को हमने पहले स्टरलाइज़ कर लिया। स्टरलाइज़ करने के बाद उस लिक्विड को हमने टेस्ट ट्यूब में जो है लिक्विड माध्यम हमारा मीडिया, उसके अंदर हमको जैसे मान लो वाटर के अंदर का कोई बैक्टीरिया देखना है तो हम उसके अंदर वाटर की कुछ ड्रॉप उसके अंदर मिला देते हैं और उसको ग्रो होने के लिए सूटेबल टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो उसके अंदर जो ग्रो होंगे बैक्टीरिया वो सारे मिक्स्ड, जितने उस वाटर के अंदर बैक्टीरिया हैं वो सारे मिक्स्ड होंगे। तो ये वाला जो कल्चर होगा वो मिक्स्ड कल्चर कहलाता है। अब इस मिक्स्ड कल्चर से हमको प्योर कल्चर प्राप्त करना है। प्योर कल्चर प्राप्त करने के लिए सबसे विश्वसनीय विधि का आविष्कार रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने 1881 में किया था और इसके पश्चात काफ़ी सारे परिवर्तन हुए और नई नई विधियों का विकास हुआ है। कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम प्योर कल्चर तैयार कर सकते हैं। तो हम किस तरह से इसको आइसोलेट करेंगे और किस तरह से कल्चर करेंगे, तो हम पहली टेक्निक जो है वो है स्ट्रिक टेक्निक। स्ट्रिकिंग टेक्निक जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर करने की ये सबसे फेमस टेक्निक है और इसके अंदर बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, बैक्टीरिया और फंगस के कल्चर के लिए विशेष रूप से इसको अपनाई जाती है। इस टेक्निक के अंदर पैट्री डिश के अंदर माध्यम को पोर किया जाता है, डाला जाता है और उसके अंदर इनोकुलेशन निडल, जिसको इनोकुलेशन निडल से इसको गर्म करके और इनोकुलेशन निडल गर्म करके और फ्लेम पे गर्म की जाती है और गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो मीडिया जो पैटी डिश में जो सॉलिडिफाई हो गया है उस मीडिया के ऊपर इस तरह से लाइनें डाल दी जाती है इनोकुलेशन निडल से। ये ध्यान रखा जाता है कि मीडिया किसी तरह से उसकी सरफेस क्षतिग्रस्त ना हो। तो कुछ इस तरह से जिगजैग लाइनें डाल दी जाती हैं या कुछ इस तरह से लंबी लाइनें डाल दी जाती हैं और उनको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब एक निश्चित पीरियड के बाद 8 दिन बाद या 4 दिन बाद जब हम देखते हैं तो ये बैक्टीरिया इस तरह से जो लाइनें हमने डाली हैं, जिस माध्यम से हमको जैसे जल है या मिट्टी है या तो उस मिट्टी का सोल्यूशन बना लिया और उस सोल्यूशन को उस लूप में लेकर, इनोकुलेशन लूप में लेकर और हम यहाँ पर ऐसे जिगजैग मैनर में फैला देते हैं और फिर वो इसी तरह से जिगजैग मैनर में ही, जिस मैनर में हमने फैलाया है उस मैनर में ही बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। जैसे यहाँ पर इस तरह से ये जिगजैग मैनर है, एक ये इस तरह से लाइनें डाल रखी तो इसी जिगजैग मैनर में इसी तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। यदि लाइनें डाली हैं तो इसी तरह से इनकी ग्रोथ होगी। इसके बाद एक दूसरी टेक्निक है डाइल्यूशन टेक्निक। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी सस्पेंशन है, जो भी हमारा जिसमें हमको कल्चर मिश्रण जो है जीवाणुओं का उसको हम डाइल्यूट करते जाते हैं, एक सीरीज़ में डाइल्यूट कर लेंगे। जैसे 10 ml वाटर है और 1 ml वो सोल्यूशन है, फिर इससे हम इसको वापस 10 ml से 1 ml, इसका 1 ml लेके इसमें डालेंगे और 10 ml वाटर रखेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से इस पैट्री प्लेट में हम इसको पोर करेंगे। फिर इस प्रकार से इसको यहाँ पर ऐसे सीरीज़ में हम डाइल्यूशन कर लेंगे और लास्ट में जो होगा उसके अंदर हमको सबसे कम मात्रा में किसी एक ही उसके बैक्टीरिया मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये डाइल्यूशन टेक्निक के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं कल्चर मीडिया पर। फिर सिंगल सेल टेक्निक, ये टेक्निक सबसे अच्छी होती है। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक बूंद कैविटी स्लाइड में रखी जाती है। इस तरह से ये जो कैविटी स्लाइड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है ये कैविटी स्लाइड, ये कैविटी होती है स्लाइड पे बनी हुई और इसके अंदर एक ड्रॉप हम इस कैविटी स्लाइड के अंदर जो भी हमारा सस्पेंशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, उसमें एक ड्रॉप इसकी डाल देते हैं और उसके बाद इसको माइक्रोपिपेट के द्वारा सस्पेंशन से एक सेल लेकर हम उसको इस माइक्रोपिपेट के द्वारा, इस ड्रॉप में से माइक्रोपिपेट के द्वारा हम सस्पेंशन लेकर और
पैट्री प्लेट में जिस भी माध्यम में हमको उसको इनोकुलेट करना है, इनोकुलेट कर देते हैं। तो इससे हमको प्योर कल्चर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद स्पोर प्लेटिंग टेक्निक होती है कि जो कॉनिडिया या जो इस तरह से संपर्क में आते हैं, इस टेक्निक के द्वारा इनोकुलेशन उनका किया जाता है और उनको इस टेक्निक के द्वारा कल्चर किया जाता है। तो कॉनिडिया या जो भी इस तरह के बीजाणु हैं उन वो स्पोर टेक्निक में जब हम उसको लूप में जब उसको रखा जाता है तो उस तरह से उसमें चिपक जाते हैं। निडल को जब ऐसे किसी भी उसके संपर्क में रखा जाता है तो उस पे चिपक जाएंगे और वहाँ से हमको उसको ठोस माध्यम में इनोकुलेट करना होता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है और 2-3 दिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज़ हमको उस माध्यम के ऊपर दिखाई देने लगती है। और ये जो इनोकुलेट है, ये इससे इनोकुलेशन से जो प्लेट तैयार हुई है उसमें हम फिर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। प्लेट में ऐसे डिफरेंट डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से किसी भी एक जगह से उसको मार्क कर देंगे उस जगह को और वहाँ से हम जो कल्चर हुआ है उसको उठाएंगे और उसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से उस एरिया में जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर शुद्ध कल्चर, उसका प्योर कल्चर इस तरह से तैयार हो जाता है। और दूसरी प्लेट में तैयार किया, फिर दूसरी प्लेट से हम फिर वापस उसको मार्किंग करके और फिर एक जगह से उठाएंगे और इस तरह से हम पहले स्लाइड बनाकर देखेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ हमको चाहिए, जिसका कल्चर करना है वही है। यदि वही है उस जगह पर तो हम उस जगह से उठाकर इनोकुलेट करेंगे, उसको फिर से इस तरह से रिकल्चर करके हम प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है और कल्चर करके हम प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। ये इस तरह से आपकी जो ये पेपर है फंजाई का, उसकी तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो मुझे लेना है वह जिम्नोस्पर्म की 2 यूनिट है जो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।